कहां तक बातें हुई थी लास्ट क्लास में बता दीजिए। ईस्टर बता दिए थे क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहने वाला है। टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ aldehydes and ketones. Total number of aldehydes and ketones. Total number of aldehydes and ketones which are structurally different. Which are structurally different. यानी कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पे बात कर रहा है। Which are structurally different. Which are structurally different. Having molecular formula. Having molecular formula. Having molecular formula. Having molecular formula. लीजिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहेगा C3H6O। दूसरा आप लोगों के सामने रहेगा C4H8O। तीसरा आप लोगों के सामने रहेगा C5H10O। लीजिए चौथा भी निपटाई देते हैं C6H12O। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बताने हैं आपको। क्या बताने हैं? एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो कि स्ट्रक्चरली डिफरेंट होंगे। नंबर ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विच आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट। विच आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट। वहां तक उधर दिख जाता है क्या? दिख रहा है? चलिए हाँ, फिर आईपीएल देख रहा तो उस पर क्यों देख लेते? बड़ा रहा इसमें भी तो चलता है। ये छोटी सोच है तुम्हारी। क्वेश्चन क्वेश्चन सॉल्व करो। बहना नहीं है, बह जाते हो तुम लोग। पहला क्वेश्चन अगर अपन बात करना चाहें, क्वेश्चन नंबर 1 रहने वाला है C3H6O। डीयू बताइए सबसे पहले। डीयू कितना है? 1। पक्का 1 डीयू से मैं बहुत कुछ सोच सकता था, लेकिन उसने बोला एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बनाने हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि एल्डिहाइड्स आप कैसे बनाएं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एल्डिहाइड्स कैसे बनाएं। देखिए एल्डिहाइड्स बनाने के लिए कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड और उस पर H का होना बहुत ही जरूरी है। कार्बन ऑक्सीजन पर डबल बॉन्ड और उस पर H का होना बहुत ही जरूरी है। क्या बात आपको समझ आई? तो ऐसा अगर ये ग्रुप कहीं पर भी जुड़ेगा तो एल्डिहाइड बना के देगा, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप बन चुका आप लोगों के सामने। अब आप बताइए, इसको बनाने में एक कार्बन गया, ऑक्सीजन गया और डीयू भी गया, तो पीछे कार्बन कितने बच गए आपके पास? कितने बच गए आपके पास? 2 कार्बन बच गए। और बताइए हाइड्रोजन कितने बच गए? 5। तो ये आपके सामने रहेगा। आप बताओ 2 कार्बन का कितना अरेंजमेंट होता है? 1। अब इस CHO को यहां लगाओगे तो यहां लगाने की जरूरत, एक ही बनेगा। क्लियर? एक एल्डिहाइड बनेगा और वो एल्डिहाइड भी मैं आपको बनाकर दिखा देता हूं। प्रोपेनल उसके अलावा कोई नहीं बनेगा। प्रोपेनल उसके अलावा कोई नहीं बनेगा। पक्का? चलिए सेकंड अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार की बातें हो सकती है। मतलब इसी में कीटोन तो बनाऊं। चलिए कीटोन बना लेते हैं मेरे भाई। कीटोन बनाने के लिए आप जानते हैं इट्स ए बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। कीटोन बाइवैलेंट होता है कि नहीं होता है? दोनों साइड कार्बन लगाने पड़ेंगे। लेकिन इसको बनाने में अगर आप देख पा रहे हो तो डीयू गया आपका, ऑक्सीजन गया और एक कार्बन गया। कितने कार्बन बचे? मात्र 2। अब भाई साहब कीटोन बनाने के लिए दोनों साइड एटलीस्ट एक एक कार्बन तो रखना ही पड़ेगा ना। तो एक कार्बन इधर रखेंगे और एक कार्बन इधर। इसमें क्या एक कॉम्बिनेशन बनाए बताओ आप? कोई कॉम्बिनेशन बन सकती है क्या? नहीं। तो इसमें तो एक सिंपल सा कीटोन बनकर आ जाएगा, दैट विल बी एसीटोन। बस एक एल्डिहाइड और एक कीटोन बनेगा, कुछ हो ही नहीं सकता। 2 बनेंगे यहां से। कितने बनेंगे? 2। एक एल्डिहाइड और एक कीटोन। पक्का? चलिए सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। दिया हुआ है आपके सामने C4H8 और O। C4H8 और O। सबसे पहले बताओ डीयू कितना है भाई लोगों? इसका डीयू बताओ। डीयू इज इक्वल टू हमारे सामने रहेगा 1। पक्का? यस। अगर डीयू 1 है तो बताइए हम एल्डिहाइड और कीटोन बनाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उसने साफ बोल दिया है कि तुम्हें बनाना है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड बनाने के लिए आप ध्यान रखो कि ये ग्रुप लगाना है, ये जहां भी लगेगा क्या बना कर देगा? एल्डिहाइड।
इस ग्रुप को बनाने में ही आपका डीयू गायब, इस ग्रुप को बनाने में ही आपका डीयू गायब। कार्बन कितना गायब? एक। ऑक्सीजन कितना गायब? एक। हाइड्रोजन कितना गायब? एक। तो पीछे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या बच गया? C3H7। तो ये कुछ ऐसा नहीं बन गया जैसे C3H7Cl बनाते थे, जैसे C3H7OH बनाते थे। कुछ याद आ रहा है? तो CHO बताओ कहां कहां लगाए? 3 कार्बन का कितना अरेंजमेंट? एक। 3 कार्बन का एक अरेंजमेंट राक्षस। एक अरेंजमेंट से कितने बनेंगे? 2। यहां CHO लगा लो, आपके सामने बन जाएंगे। तो कितने एल्डिहाइड्स बनकर आए मेरे भाई? 2। पक्का? चलिए कीटोन्स बना लेते हैं। देखिए बहुत जबरदस्त तरीका आपको बताया है। कीटोन्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? कीटोन्स। बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है भाई, मैंने जहां तक सुना है। ये क्या है? बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, मतलब दोनों साइड इस पर R ग्रुप आएंगे। तो कॉम्बिनेशन से चलेंगे बाइवैलेंट में। किससे चलेंगे? कॉम्बिनेशन से। आप बताइए टोटल कार्बन कितने आपके पास है? 4 टोटल। उसमें से एक तो ये चला गया, बच गए कितने? 3। तो एक साइड कितने लेंगे? मिनिमम एक कार्बन तो चाहिए। और उधर कितना कार्बन कर देते हैं? 2 कार्बन। 2 और 1 से तो कितना बनेगा? 1,2 कॉम्बिनेशन, एक ही बनेगा। क्या बनेगा? एक ही बनेगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहे तो किस प्रकार की बातें हो सकती है, मेरी बात को आप ध्यान से सुनेंगे। अगर मैं इधर से एक कार्बन कम कर देता हूं, इधर कितना कार्बन हो जाता है? 1। और उधर कितने कार्बन हो जाते हैं? 2। तो ये कॉम्बिनेशन हो जाएगी 2,1। लेकिन आप जानते हैं कीटोन में मामला क्या होता है? सेम। नहीं समझा सर? मैं समझाता हूं। कीटोन में मामला क्या रहता है? सेम। पहले वाला कीटोन आपका ये बना हुआ है, देखो पहले वाला कीटोन, इधर एक कार्बन, इधर ये कीटोन है, ठीक है। फिर इधर कितने कार्बन कर दिया है? 1। और उधर कितने कार्बन कर दिए हैं? उधर कितने कार्बन कर दिए हैं? 2। आगे बात समझ में? ये आप लोगों के सामने बताओ, दोनों अलग है कि सेम है? दोनों अलग है कि सेम है? ये तो दोनों क्या निकल कर आ गए? होमोमर्स। ये तो आपको पता चलना चाहिए कीटोन्स की नेमिंग से, क्योंकि इसमें नंबरिंग यहां से हो जाएगी, इसमें नंबरिंग यहां से हो जाएगी, और इसमें नंबरिंग यहां से हो जाएगी। ये आप लोगों के सामने बनकर आएगा। किसी को कोई दिक्कत, आपत्ति, परेशानी? पक्का होनी भी नहीं चाहिए। अब सुनो ध्यान से, यानी कि सर कीटोन में भी वो कहानी है कि यहां पर रहे R डैश या इधर रहे कद्दू, फर्क नहीं पड़ता। नाम क्या आने वाला है? सेम। नाम क्या आने वाला है? सेम। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? नाम क्या आने वाला है? सेम। तो बताइए कितना बना कीटोन हमारे सामने? 1। एल्डिहाइड कितने बने? 2। टोटल कितने बने? 3। खत्म। क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। आप देखना आगे हम बढ़ेंगे, दनादन निपटा देंगे क्वेश्चंस को। पहले यहां तक छापिए। कीटोन बाइवैलेंट है, बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में याद रहे कॉम्बिनेशन से चलना है। किससे चलना है? कॉम्बिनेशन से। आपको प्रैक्टिस उसी तरीके से करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस उसी तरीके से करनी पड़ेगी, ध्यान रहे, प्रैक्टिस उसी तरीके से करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, बट कैसी प्रैक्टिस कर रहे हो ये भी तो डिपेंड करता है। गलत प्रैक्टिस करोगे तो गलती करने में एक्सपर्ट हो जाओगे। अगले क्वेश्चन पर दिमाग दौड़ाइए, पर है ही नहीं। बिना दिमाग कितना बड़ा रिस्क लिया है आप लोगों ने, बहुत खिलाड़ी हैं आप तो। टोटल बताने हैं। अगले पेज पे चल सकता हूं क्या अब मैं? क्या था? C5H10O। DU बताओ जल्दी से। DU इज इक्वल टू 1। 1 DU तो मुझे पता है एल्डिहाइड और कीटोन बनाने में नहीं पड़ जाएगा। तो उसने क्या पूछा है मुझसे? क्या बनाकर देने हैं? एल्डिहाइड्स। क्या बनाकर देने हैं? एल्डिहाइड्स। पक्का? चलिए एल्डिहाइड्स अगर मुझे बनाकर देने हैं तो देखो एल्डिहाइड बनाने में ये वाला चाहिएगा कि नहीं चाहिएगा? एल्डिहाइड बनाने में अगर अपन बात करना चाहें तो ये वाला चाहिएगा कि नहीं चाहिएगा? बता दीजिए। पक्का? इसको बनाने में बताओ क्या क्या गए? एक कार्बन, एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन और DU गायब। पीछे क्या बच गया आपके सामने बताइए? C4H9। पक्का? 4 कार्बन का बेटा कितना अरेंजमेंट याद करवाया है? 2। और 2 से कितने बनते हैं? 4। पेन चलाने की जरूरत नहीं है, यहां लगाओगे लगाने की जरूरत नहीं है, यहां लगाओगे लगाने की जरूरत नहीं है। ये T पॉइंट कुछ याद आया? यहां पर CHO जोड़ो, यहां जोड़ने की जरूरत नहीं है, यहां पर CHO जोड़ सकते हो। तो बता दीजिए कितने बन गए आप लोगों के सामने? 4। अगर एल्डिहाइड जो कि स्ट्रक्चरली डिफरेंट है 4 बनेंगे। ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहे कीटोन्स पर भी तो बात कीजिए। किस पर बात कीजिए?
कीटोन्स पर भी तो बातें कीजिए। कीटोन्स पर किस प्रकार की बातें हो सकती है? बताइए कीटोन्स पर किस प्रकार की बातें हो सकती है? कीटोन इज ए बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। यस, दोनों साइड इसमें कार्बन है, तो दोनों साइड है तो कॉम्बिनेशन वही होनी चाहिए। एक साइड मिनिमम, दूसरी साइड मैक्सिमम रखेंगे। तो एक साइड मिनिमम कितना कार्बन होना चाहिए कीटोन में? एक तो होना ही चाहिए ना मेरे भाई। तो इधर कितने बच गए हैं? दो तो आगे, टोटल कितने थे? 5। तो कितने बच गए हैं? 3। तो कॉम्बिनेशन हो गई 1,3। पक्का? तो क्लियर हो गया इससे। तो एक से कद्दू फर्क नहीं पड़ेगा। 3 से कितने बनते हैं? 2। तो आप 3 कार्बन को ऐसे लिखोगे इस प्रकार से। क्लियर? तो यहां जोड़ोगे तो यहां जोड़ने की, सॉरी, यहां जोड़ोगे तो फिर यहां जोड़ने की जरूरत नहीं है और यहां जोड़ सकते हो। तो कितने बनेंगे आप लोगों के सामने? 2। पक्का? फिर से एक कार्बन उधर भेज देता हूं। कितने कार्बन हो गए? 2। इधर भी कितने कार्बन हो गए? 2। इसमें अगर अपन बात करना चाहें तो कॉम्बिनेशन रहेगी 2,2। कॉम्बिनेशन रहेगी 2,2। आगे बात समझ में? अब बताइए, 2 से कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना बनेगा? 1। फिर से एक कार्बन उधर भेज देता हूं, एक कार्बन इधर और 3 कार्बन उधर रहेंगे, तो ये रहेगा 1,3। पक्का? ये तो ऊपर आ चुका है, तो ये तो रिपीट होने शुरू हो गए। तो मेरे भाई साहब कीटोन कितने बने? 3। एल्डिहाइड कितने बने? 4। टोटल कितने बने? 2 कोड़ी का सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच में क्या था? C6H12O। मैं चाहूंगा कि हर एक इस क्वेश्चन को सोल्व करे, हर एक बच्चा सोल्व करे मेरे भाई, हर एक बच्चा इस क्वेश्चन को सोल्व करे। इतना दिमाग आपके पास है, यकीन मानिए। निपटा दिया है क्या? चलिए, क्या आ रहा है आंसर? 14 आया है कुछ लोगों का, मुझे नहीं पता सही है या गलत है। अब आप ये मत सोचो कि 14 ही लाना है, बाकी ने सोच लिया कि 14 कैसे लाए। आप अपने तरीके से चलते रहे। सबसे पहले डी यू बताओ कितना है? डी यू इज इक्वल टू 1। पक्का? यस। तो बताइए, एल्डिहाइड्स बना देता हूं पहले। क्या बना देता हूं? एल्डिहाइड्स बना देता हूं पहले। किस प्रकार की बातें हमारे सामने हो सकती है? एल्डिहाइड बनाने के लिए CHO लगाना पड़ेगा मेरे भाई। तो पीछे क्या बच जाएगा? C5H11। पक्का? C5H11 CHO हमारे सामने रहने वाला है। बताइए 5 कार्बन के कितने अरेंजमेंट है? 5 कार्बन के कितने अरेंजमेंट होते हैं? 3। और 3 अरेंजमेंट से कितने बनते हैं? 8। देखो कितना आसान कर दिया है मैंने सब्जेक्ट को आप लोगों के लिए। क्लियर? टिक क्रॉस, टिक क्रॉस, टिक। यहां से कितने बनेंगे? 3। टी पॉइंट यहां लगाओगे, CHO मत लगाना, यहां लगा सकते हो, लगा सकते हो, लगा सकते हो। कितने बन गए? 4। CHO जोड़ना है, टिक का मतलब वहां पर कौन जोड़ना है? CHO। तो कार्बन को सिंगल ही बॉन्ड बनाना है, बाकी एक 3 बॉन्ड तो इसके बने हुए, तो सिंगल बॉन्ड तो सब बना सकते हैं। सिंगल बॉन्ड ये बना सकता है, इसको और इसको फिर बनाने की जरूरत नहीं है। बीच वाले पर CHO जोड़ दूं क्या? नहीं, उसके 5 बॉन्ड बन जाएंगे, तो ये बनेगा 1। बताइए एल्डिहाइड कितने बन गए हैं? एल्डिहाइड कितने बने? 8। सोचिए अगर एल्डिहाइड पूछता तो पता है मुझे सब नोटंकी करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे पता है 5 कार्बन के 3, 3 से 8 सीधा टिक मार देता मैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट कीटोन। कीटोन पर बात कर लेते हैं मेरे भाई। किस पर बात कर लेते हैं? कीटोन्स पर हम बात कर लेते हैं। तो देखिए कीटोन होता है एक बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, होता है कि नहीं होता है? तो बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में चलेंगे बेटा कॉम्बिनेशन से। ठीक है, मिनिमम कार्बन एक इधर रख लेता हूं, तो उधर कितने कार्बन रहेंगे? 4। बताइए कॉम्बिनेशन 1,4। 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 के 2 अरेंजमेंट और 2 से कितने बनेंगे? 4। पक्का? यस। फिर अगर अपन बात करना चाहें तो इधर रख लेता हूं 3 कार्बन और इधर रख लेता हूं 2 कार्बन, तो 2,3 हमारे सामने हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2,3 हमारे सामने हो जाएगा। तो बताइए किस प्रकार की बातें होंगी? 3 से कितने बनेंगे? 2। 2 से तो कोई मतलब ही, 1 और 2 से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो यहां से 2 बनेंगे। फिर एक कार्बन को उधर भेज देता हूं, तो इधर 2 कार्बन और उधर 3 कार्बन। बताइए क्या होने वाला है? कॉम्बिनेशन रिपीट हो गया ये तो। 3,2 क्रॉस कर दो, तो कीटोन आपके बन गए हैं 6, एल्डिहाइड्स आपके बन गए थे कितने? 8। टोटल हो गए हैं 40। टोटल हो गए हैं 40। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पर। टोटल नंबर ऑफ बेंजेनोइड स्ट्रक्चर्स। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, टोटल नंबर ऑफ बेंजेनोइड स्ट्रक्चर्स। टोटल नंबर ऑफ बेंजेनोइड स्ट्रक्चर्स। टोटल नंबर ऑफ बेंजेनोइड स्ट्रक्चर्स।
total number of benzenoid structures having molecular formula. Number 1 C8H10. अबे कौन वीडियो चला के बैठा है राक्षस? Having molecular formula C8H10. नंबर सेकंड पर अगर अपन बात करना चाहे C7H9N. लाइव देख रहा था तो राक्षस कम फीस में पड़ता ना, ऑफलाइन की फीस क्यों दी? C7H8O. ये लीजिए क्या बेटा? 3 के 2, 2 का 1. हाँ अरे महाराज तुम छापो रे, मैं इसको समझा रहा हूं. इधर कितने कार्बन है? 3 कार्बन. आगे बात समझ में? अब इस कार्बन का बॉन्ड यहां बनाएगा तो यहां बनाने की जरूरत, यहां बना सकता है. इधर कितने कार्बन है? 2. तो इस कार्बन का बॉन्ड यहां बनाएगा तो यहां बनाने की जरूरत नहीं है. तो 2 से हमेशा कितना बनेगा? 1. उधर से तो कुछ अलग हो ही नहीं रहा है, जो अलग बनकर आएंगे वो यहां से बनकर आ रहे हैं. इधर 3 कार्बन है, 3 कार्बन को ऐसे अरेंज करोगे तो ये 2 कीटोन आपको बना के दे सकता है इधर से. आई बात समझ में? थोड़ा सोचना ठंडे दिमाग से. इतने सोल्व करते आ गए, अब जगह है राक्षस. पहले वाले में बताइए, आपको दिया हुआ है C8H10. C8H10 पक्का? DU बता दो मेरे भाई कितना है? DU है 4. भाई साहब 4 DU में पता नहीं क्या क्या सोचना पड़ेगा. और सर आपने तो बताया भी नहीं. आपने 1 DU में बताया, 2 में बताया, 4 में तो आपने बताया ही. कोई बात नहीं है, क्वेश्चन वापस से पढ़ो. क्या पूछ रहा है? बेंजेनोइड. तो जहां पर बेंजेनोइड लिखा हुआ है ना, उसके नीचे एरो बनाकर लिखो बेंजीन कंटेनिंग. उस बेंजेनोइड का मतलब है उसमें बेंजीन होना ही चाहिए. अब बनाओ बेंजीन. क्या बनाओ? बेंजीन. बेंजीन बनाने में कितने कार्बन गए? 6. और कितने पाई बॉन्ड आते हैं? 3. तो DU कितना होता है बेंजीन का? 4. ये लो खत्म कहानी. क्लियर? 3 पाई बॉन्ड और 1 रिंग. तो DU 4 तो बेंजीन बनाने में ही खत्म हो गया. तो क्या टेंशन ले रहे हो? सिंपल होगा क्वेश्चन अपने लिए. तो बेंजीनोइड का मतलब होता है जिसमें बेंजीन होनी चाहिए. मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि बेंजीन की अगर अपन बात करना चाहे, बेंजीन की अगर अपन बात करना चाहे, ये हमारे सामने, ठीक है. यहां पर कौन होता है? हाइड्रोजन. 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 हर कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन अवेलेबल होता है. केवल इसके 3 बॉन्ड तो ऑलरेडी बने होते हैं, 1, 2 और 3. ये ऐसा क्यों बता रहे हो सर आप हमें? क्योंकि आप कहीं ना कहीं 5 बॉन्ड बना देंगे, इसलिए बता रहा हूं. तो आप बताओ, अगर मैंने बेंजीन बना दिया, क्या बना दिया? बेंजीन. तो कितने कार्बन गए? 6. और DU गायब. अब मेरे पास कितने कार्बन बच गए हैं? 2. अब उन 2 कार्बन को जोड़ना है. क्लियर? पहला तरीका हो सकता है कि कार्बन को आप ऐसे जोड़ दें और फिर कार्बन के ऊपर ही कार्बन जोड़ दें. पहला तरीका. क्लियर? दूसरा तरीका आप ये अपना सकते हैं कि दोनों कार्बन को एक पर ही जोड़ दें. अगर आपने दोनों कार्बन को एक पर ही जोड़ दिया तो भाई साहब आप एलिजिबल हो जाएंगे नोबेल प्राइज के लिए. क्यों? क्योंकि आपने इस कार्बन के बॉन्ड कितने बना दिए हैं? 1, 2, 3, 4 और 5. तो ये तो हो नहीं सकता. क्लियर? एक पर दोनों कार्बन नहीं आ सकते. तो फिर अलग अलग पर लेकर चलते हैं. मान लीजिए अगर मैंने एक कार्बन को यहां लगा दिया है तो दूसरा अब कहां लगा सकता हूं? यहां लगा सकता हूं, ऑर्थो पर. फिर एक अगर हमने यहां लगा दिया है तो दूसरे को कहां लगा सकता हूं? हम मेटा पर. और ऐसा हो जाए तो फिर कहां लगा सकता हूं मैं? पैरा पर. पक्का? यस. यहां पर CH3 जोड़ दिया और यहां पर CH3 जोड़ दिया. क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? तो ये कितने बन गए हैं? 3. और ये कितना बन गया है? 1. टोटल कितने बने? 4. किसी को कोई दिक्कत? ये वाला मत बनाना. जब तुम ये बना लेते हो ना हाइब्रिड, तो तुम्हें पता ही नहीं होता किसके कितने बॉन्ड बने होते हैं. तो तुम ये वाला बना लेते हो, तुम्हें यहां कोई गलती नजर भी नहीं आती कि क्या गलती है. लगा तो सकता ही हूं ना, लेकिन ये जब बनाओगे तो सब पता चलेगा 5 बॉन्ड बने हुए हैं. क्या बने हुए हैं? 5 बॉन्ड. तो बेंजीन में एक कार्बन पर कोई एक ही ग्रुप आ सकता है, 2 ग्रुप आ ही नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी उसके 3 बॉन्ड तो पहले से ही बने होते हैं. 1, 2, 3. क्या बात आपको समझ में आई? चलिए छापिए, आगे बढ़ूंगा. अगला क्वेश्चन पर ट्राई कीजिए फिर.
नेक्स्ट क्वेश्चन पर ट्राई कीजिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने दिया हुआ है, जल्दी से उसको निपटाएंगे। उसमें भी उसने बेंजेनोइड बोला है क्या? अरे उसमें भी उसने बेंजेनोइड बोला है क्या? तो बेंजेनोइड का मतलब बेंजीन कंटेनिंग, तो बेंजीन होना चाहिए। बेंजीन होते ही डीयू 4 गायब, क्योंकि बेंजीन का डीयू कितना होता है? 4। इसको सभी ने निपटा दिया है। जिसने इसको निपटा दिया है वो जल्दी से अगले पर काम करेंगे। C7 क्या था? H9 और N। C7 H9 और N, डीयू फिर से 4 आएगा मेरे हिसाब से। डीयू कितना आएगा? 4। अब आपके पास बचेगा नाइट्रोजन और कार्बन। हाइड्रोजन की टेंशन नहीं लेनी कभी भी। नाइट्रोजन और कार्बन सोचो कैसे कैसे उनको लगाया जा सकता है। ये लिख के क्रॉस जरूर करना है और लिख लेना है कितने बॉन्ड बनेंगे? 5 बॉन्ड। वरना ये गलती तुम यहां नहीं करोगे तो एग्जामिनेशन हॉल में कर दोगे। करोगे जरूर एक बार ये गलती। निपटा दिए हो क्या? चलिए, तू कहां भटक क्या है राक्षस? चलिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने C7H9N। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है C7H9N। पक्का? डीयू बता दीजिए जल्दी से कितना है? डीयू कितना है जल्दी से बता दीजिए। 4। पक्का? 4 डीयू में तो सर पता नहीं क्या क्या पॉसिबिलिटी होनी चाहिए थी, आपने तो बताया ही नहीं। एक्सेप्ट करता हूं, अपन ने ऐसा कोई डिस्कशन नहीं किया, लेकिन एक बार क्वेश्चन तो पढ़िए। क्या बोल रहा है? बेंजेनोइड, तो जिसमें बेंजीन बननी चाहिए, तो बेंजीन बनने में 4 डीयू गया कि नहीं गया? और 4 डीयू चला गया, और अगर अपन बात करना चाहे 6 कार्बन चले गए। अब आपके पास बचा है एक कार्बन और एक नाइट्रोजन। सर हाइड्रोजन भी तो बचे ना, हाइड्रोजन की टेंशन नहीं लेते अपन। ठीक है, अब बताओ पहले किसको जोड़ू? कार्बन को जोड़ू या नाइट्रोजन को जोड़ू? कार्बन को। तो कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। अभी ये इस पर एक और बॉन्ड बनाया जा सकता है। अगर मैंने बचा हुआ नाइट्रोजन कार्बन पर ही जोड़ दिया है, अब क्या कर दो? वैलेंसी सेटिस्फाई। ये स्ट्रक्चर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? हाइड्रोजन तो बाद में लगाएंगे अपन। ये हो सकता है, एक मिनट सर, ऐसा भी तो हो सकता था। कैसा? कि पहले आपने कौन जोड़ा? कार्बन, लेकिन नाइट्रोजन को कार्बन पर ना जोड़कर बेंजीन पर जोड़ते। हाँ, ये बात भी सही है। तो अगर अपन यहां पर जोड़ देते तो अब क्या कर दो? वैलेंसी सेटिस्फाई। ये बन सकता है। जैसे ही ये बनाओगे दो तुरंत बन जाएंगे। अभी एक दूसरे की कौन सी पोजीशन पर है? ऑर्थो। फिर थोड़ी देर बाद एक दूसरे की कौन सी पोजीशन पर चले जाएंगे? मेटा। पक्का? फिर तो खटक से बनेंगे बाकी वाले तो। NH2 यहां पर चला जाए, और फिर अगर अपन बात करना चाहें तो ये कहां पर चला जाए? पैरा पर चला जाए। कहां पर चला जाए? पैरा पर चला जाए। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ चुकी है? क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ चुकी है? पक्का? चलिए, तो फिर हम बात को आगे बढ़ाएं। ऐसा भी तो हो सकता है सर कि पहले हम कार्बन ना जोड़कर किसको जोड़ दें? नाइट्रोजन। ये बात भी सही है। तो अगर अपन नाइट्रोजन को जोड़ दें, ये जोड़ दिया हमने नाइट्रोजन। ठीक है, अब बताइए बचा हुआ कार्बन है वो कहां जोड़ू? नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 3। अभी तो उसने एक ही बनाया है। तो बचा हुआ कार्बन नाइट्रोजन पर भी तो आ सकता है। तो ये आप लोगों के सामने आ जाएगा। पक्का? यस। या फिर सर बचा हुआ कार्बन नाइट्रोजन पर क्यों, बेंजीन पर क्यों नहीं लगा रहे आप? हाँ, बात आपकी सही है। अगर बेंजीन पर लगाऊंगा तो ये बनेगा, और ये तो पहले ही बन चुका है, तो रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। तो टोटल कितने बने मेरे भाई? 5। टोटल कितने बने? 5। इसी को मद्देनजर रखते हुए अगले क्वेश्चन पर शुरू करेंगे प्रैक्टिस। बस दोनों एक पर मत लगा देना, 5 बॉन्ड मत बना देना मेरे भाई, ये गलती मत कर देना। कभी निपटा दो। और बेंजीन ही बनाएंगे, कोई साइक्लोहेक्सेन बना के मत छोड़ देना। राक्षस तूने साइक्लोहेक्सेन बना के छोड़ दिया एक ऊपर वाले में। हाँ, गोला जरूर बनाए। जब तक रेजोनेंस ना पढ़ाओ तब तक गोला ही माने उसको आप। जिस दिन रेजोनेंस पढ़ाएंगे उस दिन क्रिस्टल क्लियर कर देंगे आप लोगों को। जल्दी जल्दी निपटाइए। जल्दी का मतलब होता है जल्दी। कहने से जल्दी नहीं होती, करने से जल्दी होती है। कहां गया डिलीट करने वाला? लीजिए। 35 के 35 डांट तोड़ दूंगा तेरे।
बाजू वाले के नहीं टूटेंगे क्या 3? तुमको क्या लगता है इतने हल्के मारूंगा मैं? C7H8O। डी यू बताओ, डी यू क्या है? 4। पक्का? यस। तो डी यू 4 है तो आप जानते हैं बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, लेकिन उसने बोल दिया इतना मत सोच, बेंजीनोइड बना। तो बेंजीनोइड बनाने में मुझे क्या बनाना पड़ेगा? बेंजीन। क्या बनाना पड़ेगा? बेंजीन। आगे बात समझ में? आप बेंजीन बनाएंगे तो उसके बाद आपके पास बचेगा कार्बन और आपके पास बचेगा ऑक्सीजन। आपके पास बचेगा कार्बन और आपके पास बचेगा ऑक्सीजन। क्या बात आपको समझ में आ गई है? अब बताओ पहले किसको लगाऊं? कार्बन को लगाऊंगा तो बचा हुआ ऑक्सीजन कार्बन पर भी लगाया जा सकता है, क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। तो बाकी के क्या लगा देंगे? हाइड्रोजन। इस पर एक हाइड्रोजन, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। क्लियर हो गया? लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता था। कैसा? कि पहले आपने जो कार्बन है वो बेंजीन पर जोड़ा, लेकिन ऑक्सीजन को कार्बन पर ना जोड़कर बेंजीन पर कहीं जोड़ा जा सकता है, क्योंकि जहां ऑक्सीजन लगेगा वहां पर हाइड्रोजन नहीं आएगा। अभी कितने बॉन्ड बने हुए सबके? 3-3। तो फिर मैंने ऑक्सीजन को यहां जोड़ दिया। वैलेंसी को सेटिस्फाई करोगे तो यहां पर क्या लगाने पड़ेंगे? हाइड्रोजन। ये स्ट्रक्चर बनेगी। जैसे ये स्ट्रक्चर बनेगी, 2 स्ट्रक्चर तो तुरंत दिमाग में आ जाएंगी कि सर ये तो अभी एक दूसरे की कौन सी पोजीशन पर है? ऑर्थो पोजीशन पर है। अभी इनको कहां जाना चाहिए? एक दूसरे की मेटा पोजीशन पर। फिर एक दूसरे की कौन सी पोजीशन पर जाना चाहिए? कौन सी पोजीशन पर जाना चाहिए? पैरा पोजीशन के ऊपर जाना चाहिए। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ चुकी है? किसी को कोई दिक्कत, आपत्ति, परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहे तो यहां पर कुछ इस प्रकार से पहले हम किसको जोड़ देते हैं? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है मेरे भाई? 2। एक और बना सकता भी। तो बचा हुआ कार्बन क्यों ना हम ऑक्सीजन पर ही जोड़ दें। अब क्या करते हैं? वैलेंसी को सेटिस्फाई। एक होता है जूते का सोल और एक होता है एनिसोल। तो ये एनिसोल है। क्लियर? सर ऐसा हो जाए कि जो आपने कार्बन है वो ऑक्सीजन पर ना जोड़कर आप रिंग पर कहीं जोड़ दो, तो ये तो मेरे भाई पहले ही बन चुका है, ये रिपीट होना शुरू हो गया है। क्या ये बात आपको समझ में आई? तो इसके नीचे लिखेंगे ये है ऑर्थोक्रिसोल, ये है मेटाक्रिसोल और ये है पैराक्रिसोल। लिख दो, कॉमन नेम ऐसे याद होंगे, एक दिन में याद नहीं होने वाली चीज ये। ऑर्थोक्रिसोल, मेटाक्रिसोल एंड पैराक्रिसोल। इन दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है कि अलग अलग है? इन दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है कि अलग अलग है? सेम। कितने लोगों को नजर आता है भाई साहब? उनकी आंखें खत्म हो गई हैं। ये sp3 कार्बन पर लगा हुआ OH है, ये अल्कोहल है। और ये डबल बॉन्ड पर लगा हुआ OH है, ये फिनॉल है। हर OH अल्कोहल। कहां से सेम फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है भाई तुमको? हर OH अल्कोहल नहीं होता है। निपटा दिया है क्या? चलिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के आखिरी क्वेश्चन पर चलते हैं, फिर इसको क्या बुला देंगे? टैग। लिखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स, या टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव लिखो। टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स, टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ सबसे पहले आपको बताना है ऑफ इथेन, ऑफ इथेन। फिर आपको बताना है प्रोपेन, प्रोपेन। फिर आपको बताना है आइसोब्यूटेन। क्या बताना है? आइसोब्यूटेन। फिर नंबर 4 पर बताना है, अगर अपन बात करना चाहे, आइसोपेंटेन। फिर आपको बताना है नियोहेक्सेन, नियोहेक्सेन। फिर आपको बताना है बेंजीन। नीट तो वैसे यही खत्म हो जाता है बेंजीन पर, लेकिन आप पढ़ते बहुत ज्यादा है। फिर आपको बताना है नेफ्थलीन, नेफ्थलीन। फिर आपको बताना है
एंथ्रासीन, एंथ्रासीन, और फिर आपको बताना है फिनेंथ्रीन, फिनेंथ्रीन, और फिर आपको बताना है डाइफिनाइल मीथेन, डाइफिनाइल मीथेन। पहले तुम छापो, बाद में मैं क्रॉस करवा दूंगा। जो अपने काम के नहीं है उन पर बातें भी हमें नहीं करनी है। क्या हो गया? 9 नंबर है बेटा फिनेंथ्रीन, फिनेंथ्रीन। क्लियर? शुरू करें वन बाय वन। पहले बता दूं कहां कहां क्रॉस करना है। नीट के लिए अगर आपको जाना है तो 6 नंबर तक जाओ जोर मार के साथ, उसके बाद कोई मतलब नहीं। तेरे को जेई करना है तो जेई की फीस भर राक्षस, नीट की फीस में काम नहीं चलेगा, गलत जगह पर बैठा है। कई बार हवाबाजी में ऐसा भी मत बोलो कि आप लोग आपके मानसिक संतुलन के बारे में जान जाए। अगर यहां बैठ के तू जेई की डिमांड कर रहा है तो गलत मैं नहीं, गलत तू है। गलत कोर्स तूने जो है वो चूज कर लिया है मेरे भाई। मत बताया कर सबको अपने बारे में। बोलता हूं तो बहुत गंदा बोलता हूं, तो फालतू की बातें नहीं होनी चाहिए, मैंने कई बार कहा है। उससे क्या होता है कि पढ़ाई से डाइवर्ट हो जाते हैं हम लोग, आपस में एक दूसरे की बेइज्जती करने पर उतारू हो जाते हैं। हाँ सच्चाई है ये। मास्टर को कोई बोलेगा तो मास्टर बच्चे की बेइज्जती कर देता है, फिर 5 बच्चे मिलकर कोशिश करते रहते हैं इसको कब जलील करें हम, फिर ये कंपटीशन शुरू हो जाता है। हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, हमारा दुश्मन कोई तीसरा है, ठीक है, उसको सुलटाना है हमें, नीट वाले को। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था बताइए? इथेन। तो आप सबसे पहले मोनोक्लोरो डेरिवेटिव का मतलब समझो, अगर वो मतलब नहीं समझ में आया तो फिर कोई मतलब नहीं है। मोनोक्लोरो डेरिवेटिव का मतलब है कि आपको इसमें एक क्लोरीन लगाना है। क्या लगाना है? एक क्लोरीन। एच को हटाकर क्लोरीन लगा देना है। तो इथेन का जब एच हटकर सीएल लग जाता है तो उसका मोनो, मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, यानी कि जिसमें एक सिंगल क्लोरीन लगा होगा। तो अगर मैं यहां से क्या हटा दूं? एच, और यहां पर क्या लगा दूं? सीएल, यानी कि एच की जगह क्या लगा दूं? सीएल। तो पूछता है कितने अलग अलग आपके आइसोमर बन सकते हैं। अब आप जानते हैं अगर मैंने यहां से एच हटाया तो यहां से हटाने की जरूरत, आप अच्छे जानते हैं क्योंकि दोनों में नाम क्या आएगा? सेम। मान लीजिए अगर आपने यहां से हटा दिया तो नाम बताओ, 1 क्लोरो इथेन। नहीं सर मैं तो इधर वाले से हटाऊंगा, तो ये थोड़ा अलग थोड़ी बना दिया तूने, ये भी तो 1 क्लोरो इथेन, और ये तो क्या बन गए मेरे भाई? होमोमर्स। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? यस। क्या बन गए हैं? होमोमर्स। पक्का? चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहे सेकंड पॉइंट, नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहे सेकंड क्वेश्चन बताइए, पहले मुझे बताने दीजिए। प्रोपेन। अब आप हवा में सोचो प्रोपेन में कहां कहां से एच हटाया जा सकता है? आप बताइए, क्या ऐसे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं? यस। एच को हटाकर क्या लगाना है? सीएल। कहां कहां से एच हटाओ मेरे भाई? तो सीधी सी बात है, यहां से हटाओगे तो यहां से हटाने की जरूरत, और यहां से हटा सकते हो। आगे बात समझ में? तो यहां पर मोनोक्लोरो डेरिवेटिव जो कि स्ट्रक्चरली डिफरेंट है आपके सामने कितने बन सकते हैं? मैंने क्या लिखा है क्वेश्चन की लैंग्वेज में बताओ? टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, उसके ऊपर लिख दो विच आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट, ऐसे, क्योंकि स्टीरियो इंक्लूड हो जाएगा तो रायता फैल जाएगा। उसके आगे ऊपर लिख दो विच आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट, विच आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट, विच आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट। आगे बात समझ में? चलिए, विच आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट। अब आप बात को आगे बढ़ाएंगे तो बताइए कहां कहां से हटा सकते हैं? यहां से हटाएंगे तो मेरे भाई ये बनेगा, एक तो नाम बनाते रहो, क्या बनेगा? 1 क्लोरोप्रोपेन, और यहां से हटा दोगे तो ये बनेगा, दैट विल बी 2 क्लोरोप्रोपेन। तो कितने बन सकते हैं? 2। आप तो सर बनाने की जरूरत क्या है, यहीं से बता देंगे अपन तो। हाँ सही बात है। नेक्स्ट तीसरे नंबर का क्वेश्चन बताओ क्या था? आइसोब्यूटेन। तो आइसोब्यूटेन ये लो, यही होता है कि आइसोब्यूटेन। यस। रिएक्शन में मतलब एच हटाकर क्या लगाना आपको? सीएल। तो देखो ये टी पॉइंट नजर आया, यहां से हटाओगे एच तो यहां से हटाने की जरूरत, और यहां से हटा सकते हो। कितने बनेंगे? 2। यही लिख दू सीधा। चलिए अगला बोलो, नंबर 4 आइसोपेंटेन। बस दिक्कत कहां होगी तुम्हें पता है?
आइसोपेंटेन की स्ट्रक्चर बनाने में। कहां दिक्कत होगी? आइसोपेंटेन की स्ट्रक्चर बनाने में। क्या बोला था? जितने भी कार्बन उनमें से एक कम करके इधर से ब्रांचिंग कर दो दूसरे नंबर पर, या तो लेफ्ट से या राइट से। हो गया काम। हाइड्रोजन लगा दीजिए, वैलेंसी क्या हो जाएगी? सेटिस्फाई। तो ये क्या बन गया है आप लोगों के सामने? यहां पर अगर अपन बात करना चाहे -H और प्लस कौन आ जाता है? Cl। आप बताइए टी पॉइंट नजर आया आपको? यस, ये रहा। यहां से हटाओगे, यहां से हटाने की जरूरत नहीं है, यहां से हटा सकते हो, यहां से हटा सकते हो, यहां से हटा सकते हो। तो कितने बन जाएंगे आप लोगों के सामने? 3, सॉरी 4। कितने बन जाएंगे? 4। तो यहां पर अगर अपन बात करना चाहें तो फॉर्मेशन हो जाएगी 4 की। फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी? 4 की। पक्का? चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन बताओ, 5 नंबर क्या था? नियोहेक्सेन स्ट्रक्चर बना लोगे, 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में, 2 ब्रांचिंग में, एक पर ही दोनों आ जाने चाहिए। अब यहां पर हाइड्रोजन लगा लो, तो पहले आपसे स्ट्रक्चर बननी चाहिए किसकी? नियोहेक्सेन की। अब H हटाना है और Cl लगाना है। टी पॉइंट नजर आया क्या? यहां से H हटाओगे तो यहां से और यहां से हटाने की जरूरत, और टी पॉइंट पर तो H है ही नहीं, हटाओगे कहां से आप? ठीक है, यहां से हटा सकते हो, यहां से हटा सकते हो। कितने बनेंगे? 3। नेक्स्ट बताओ कौन सा था? यहां तक छापो, बेंजीन पर अलग से बात करेंगे। तो बहुत आसानी से आप इनके मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, मैंने मोनोक्लोरो बोल दिया, वो मोनो नाइट्रो बोल देगा, मोनो ब्रोमो बोल देगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? ब्रोमो बोलेगा तो ब्रोमीन लगा देंगे, नाइट्रो बोलेगा तो NO2 लगा देंगे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्वेश्चन एज इट इज आए उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन वैसा ही क्वेश्चन आता है। मैंने क्लोरो करवा दिया, वो ब्रोमो पूछ लेगा, नाइट्रो पूछ लेगा, बस इतना सा फर्क होता है। जल्दी जल्दी निपटा देंगे मेरे भाई, और जल्दी का मतलब होता है जल्दी। निपटा दिए हो क्या? बातें नहीं करोगे? जिन्होंने निपटा दिया वो बेंजीन पे ट्राई करेंगे। अलग अलग जगह Cl लगा के देखो, बेंजीन पर नाम सेम आता है क्या? अलग अलग सेम आता है क्या? अलग अलग सेम आएगा। निपटा दिया है क्या? चलिए इसमें आगे बढ़ सकता हूं मेरे भाई? ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, पहले कैलकुलेट होके आ चुके हैं। तो ये आपके पता है 6 कार्बन वाले इससे पहले कर लिया है। C6 अगर अपन बात करना चाहे, H13 और Cl पहले आ चुका उसके अंदर। ये तो बस आपको क्वेश्चन की वैरायटी बताई जा रही है। मेनली तो यहां से शुरू करना था मुझे। नंबर कौन सा है बेंजीन वाला? 6 बेंजीन। मेरी बात को पहले आप ध्यान से सुनना। पहले जब तक बेंजीन की स्ट्रक्चर बनानी आपको नहीं आएगी, जब तक बेंजीन की स्ट्रक्चर बनानी आपको नहीं आएगी, आप चीजें नहीं कर सकते। आप जानते हैं बेंजीन के हर कार्बन पर कितना हाइड्रोजन लगा हुआ है? 1। बेंजीन के हर कार्बन पर कितना हाइड्रोजन लगा हुआ है? 1 हाइड्रोजन यहां पर लगा हुआ है। आगे बात समझ में? चलिए अब अगर अपन बात करना चाहे तो हमें यहां से हाइड्रोजन हटाकर क्या लगा देना है? Cl। अब देखो सारे के सारे जो हाइड्रोजन है ना वो इक्विवेलेंट है। आप कोई सा भी H हटाकर Cl लगाओ, नाम सेम आएगा। अगर मान लीजिए आपने ये H हटाया है तो ये और ये H हटाने की जरूरत नहीं है। सर हम आपकी बात क्यों माने? माननी भी नहीं चाहिए। आयुपैक नेमिंग आपने पढ़ी, आप खुद इस बात पर यकीन करेंगे। यहां Cl लगा दिया, फिर एक बच्चे ने बोला कि नहीं मैं तो ये वाला H हटाऊंगा। हाँ हटा ये वाला H, और ये वाला H हटाकर Cl लगाऊंगा। सर अगर ये वाला H हटाकर Cl लगाया, इसका नाम बता क्या है? हेलोजन्स आर ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट, क्लोरोबेंजीन। इसका भी क्लोरोबेंजीन, 1 क्लोरोबेंजीन दोनों का नाम आ रहा है। तो इसको तो बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो बेंजीन का जो मोनो डेरिवेटिव होते हैं वो कितना बनेगा? 1। सारे हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है, कोई सा भी H हटाकर आप क्या लगा सकते हैं? Cl लगा सकते हैं। क्लियर? देखो अब आपने बड़ी आसानी से पहचान लिया नहीं इसके अंदर कारण ये था क्योंकि भाई इसकी नेमिंग हमने पढ़ी है बेंजीन की। अब जो नेक्स्ट हमारे सामने आने वाला है नंबर 7 नेफ्थलीन, उसकी आपको मैंने नेमिंग पढ़ाई ही नहीं है। बाईसाइक्लो कंपाउंड है। आप जाने अनजाने में
इसको क्वेश्चन को कर रहे थे याद करके। क्यों? क्योंकि मैं अगर तेरे से पूछूं, ध्यान से सुनना, दिमाग पे जोर डालना, तूने इन क्वेश्चंस को जीवन में पहले भी क्या होगा। अगर मैं यहां पर ये लगा देता हूं क्या, इस प्रकार से Cl, और मैं तेरे से पूछूं व्हाट इज द आईयूपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड, कितने बच्चे बता पाएंगे? बता पाएंगे इसका? उसका आईयूपैक नेम खटाक से बता दिया, 1 क्लोरो बेंजीन, क्योंकि मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स की आईयूपैक नेमिंग हमने पढ़ी है और हमारे सिलेबस में है। और इसका नाम मैं बताऊं, कई बार तो टीचर्स नहीं बता पाएंगे, आंसर तक पहुंचा देंगे बाईसाइक्लो में नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन, लेकिन आईयूपैक नेम की बात आ जाए तो नाम नहीं बता पाएंगे। अरे जब तू नाम नहीं निकाल पा रहा तो तुझे कैसे पता चलेगा कि वो सेम बने हैं कि डिफरेंट बने हैं? आईयूपैक नेम ही तो बताता है कि कौन कौन सी पोजीशंस क्या है, आइडेंटिकल है। तो इनडायरेक्टली मेरे भाई तूने रट रखे हैं इसके मोनो डेरिवेटिव। तो मैं यहीं तक चलूंगा, नंबर 7 तक, बस इससे आगे बात नहीं करूंगा। और इसमें भी मुझे अब आपको बहुत सारी बातें बतानी पड़ेंगी, क्योंकि बाईसाइक्लो कंपाउंड्स की नेमिंग, नेफ्थलीन की नेमिंग हमारे सिलेबस में नहीं है, आज तक कभी नहीं पूछी गई है, ना नीट में, ना जेईई मेंस में, ना जेईई एडवांस में। अब ध्यान से सुनना, कहां कहां पर हाइड्रोजन मौजूद है बताइए। यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर भी हाइड्रोजन है। क्या यहां पर कोई हाइड्रोजन अवेलेबल है? जल्दी से बताइए। नहीं, क्योंकि इस कार्बन के 4 बॉन्ड ऑलरेडी है, तो 4 बॉन्ड बन गए तो वहां पर हाइड्रोजन नहीं मिलेगा। यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन है, और यहां पर हाइड्रोजन है। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना। ये जो जंक्शन वाला पॉइंट है, जहां पर 2 रिंग आपस में एक दूसरे से फ्यूज हो रखी है, जुड़ रखे हैं, ये वाला पॉइंट, इसको गौर से देखो, ये जंक्शन पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? जंक्शन वाला पॉइंट है। अगर आप इसको गौर से देख पा रहे हो तो क्लियर दिखाई दिया। तो इस जंक्शन से इधर जो पहला कार्बन आएगा, ये रहा पहला कार्बन, इधर जो पहला कार्बन आएगा, ये रहा पहला कार्बन, इधर जो कार्बन आएगा वो रहा पहला कार्बन, इधर जो कार्बन आएगा ये रहा पहला कार्बन। आगे बात समझ में? इन सभी कार्बन को बेटा हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। मतलब इन सब पर क्या लिखा जाएगा? अल्फा। अल्फा का मतलब इन ये सब के सब इक्विवेलेंट है। अगर इनमें से कहीं से भी एच हटाकर कोई लगाओगे तो नाम क्या आएगा? सेम। ये अब अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नेमिंग हमने इसकी पढ़ी नहीं है। अगर नेमिंग पढ़ी होती तो बताने की जरूरत ही नहीं था मुझे। जैसे मैंने बोल दिया दोनों सेम है और तुमने मान भी लिया क्योंकि नाम सेम आ गया, लेकिन अब तुम्हें नाम इसका पता ही नहीं है। तो अल्फा से नेक्स्ट वाली पोजीशंस जो होती हैं बीटा, अल्फा से नेक्स्ट वाली पोजीशंस जो होती है बीटा, अल्फा से नेक्स्ट वाली पोजीशन जो होती है बीटा, और अल्फा से नेक्स्ट वाली पोजीशन जो होती है बीटा। मतलब बाकी की सारी बीटा पोजीशन भी क्या है? सेम। कहना क्या चाहते हो सर ये बता दो ना आप। मैं ये कहता हूं अगर ये एच हटाकर Cl लगाओगे तो इस एच को, इस एच को और इस एच को हटाने की जरूरत नहीं है, नाम सेम आएगा। अगर आपने मान लीजिए यहां से एच हटा दिया है तो फिर ये जहां जहां बीटा लिखा है वहां से एच हटाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब तो सर यहां पर 2 ही मोनो क्लोरो डेरिवेटिव बन सकते हैं। कितने बन सकते हैं? 2। एक तो जब आप कहां से एच हटाओगे? अल्फा से, और एक आप कहां से एच हटाओगे? बीटा से। आगे बात समझ में? ये आप लोगों के सामने बन सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत, आपत्ति, परेशानी है क्या? होनी भी नहीं चाहिए। बस इसको यही रोक देंगे, इससे आगे नहीं चलेंगे। एंथ्रासीन नहीं बात करनी, फिनेंथ्रीन नहीं बात करनी। एंथ्रासीन के 3 बनेंगे, फिनेंथ्रीन के 5 बनेंगे, मेरे को सब पता है। लेकिन यही कुछ बातें कुछ दिनों बाद आपको क्या बन जाएंगी? जहर। मैं तो नेफ्थलीन पर भी नहीं जाऊंगा कभी भी, और शायद यहां का कोई टीचर भी नहीं जाएगा, क्योंकि उसको पता है ये सिलेबस में नहीं है। जहां जहां पर अल्फा लिखा है दीज पोजीशंस आर आइडेंटिकल। जहां जहां पर अल्फा लिखा है, आइडेंटिकल नहीं बोलना चाहिए, इक्विवेलेंट बोलना चाहिए। ये सारी पोजीशन इक्विवेलेंट है, मतलब नाम क्या बनकर आएगा? सेम। और जहां जहां पर आपने बीटा लिखा है वो भी सब इक्विवेलेंट रहेंगी। किसी भी बीटा पोजीशन से हटाओ, नाम क्या मिलेगा आपको? सेम। निपटा दिए हो? इससे आगे वालों में खोपड़ा खराब नहीं करना है। जल्दी जल्दी निपटा दो मेरे भाई। बेटा एक में तो गोला बनाना ही भूल गई है। गोला जरूर बनाए भाई, वरना भयंकर आयता फैलेगा। निपटा दिए हो क्या? लिखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। अगर किसी ने एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन, डाइफिनाइल मीथेन में पढ़ रखे हैं और बोले मैंने तो ये पढ़ लिए हैं, तो उसको हाथ जोड़ो कि भाई और पढ़ तू आइसोमेरिज्म ही पढ़ता रहे भगवान कर। आखिरी तक क्या पढ़? आइसोमेरिज्म। बस
क्योंकि पूरा पेपर आइसोमेरिज्म से बनेगा। 15 के 15 क्वेश्चन किससे आएंगे? आइसोमेरिज्म से। तो जो पढ़ रहा है ना उसको मत बोलो कि तू ये सिलेबस बने, उसको बोलो पढ़, बहुत अच्छा पढ़ा है तेरे को, और पढ़, इसी को पढ़ता रहे। हम तो बोलते बायोलॉजी भी भूल जा, यही पढ़। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे डाइक्लोरो। ये देव जी फिर आपने बेंजीन नहीं बनाई, देखो इधर भाई, सभी एक बार कंफर्म करेंगे, गोले जरूर बनाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डाई डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। डाई डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन यानी कि बेंजीन के अगर हम दो डेरिवेटिव बनाना चाहें तो वो कितने बनेंगे? डाई डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, ये क्वेश्चन हो सकता है। और इसी क्वेश्चन में लैंग्वेज ऐसे रख सकता है, और डाइक्लोरोबेंजीन्स, और डाइक्लोरोबेंजीन्स की डाइक्लोरोबेंजीन्स कितनी बनेंगी? और ब्रोमोक्लोरोबेंजीन्स, और ब्रोमोक्लोरोबेंजीन्स, और ब्रोमोक्लोरोबेंजीन्स कि कितनी ब्रोमोक्लोरोबेंजीन्स आपके सामने बन सकती है। मतलब आप देखो, ब्रोमोक्लोरो मतलब ब्रोमीन और क्लोरीन लगाना है तो 2 H हटाने पड़ेंगे, और डाइक्लोरो का मतलब कितने H हटाने पड़ेंगे? 2। देखिए अगर हमारे सामने दिया हुआ है C6H4 X एंड Y, ये आप लोगों के सामने दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बेंजीन के कौन से डेरिवेटिव है? डाई, क्योंकि आपने एक H को हटाकर तो क्या लगा दिया है? X, और एक H को हटाकर क्या लगा दिया है? Y। आगे बात समझ में? तो इसमें सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं? बेंजीन। क्या बना लेते हैं? बेंजीन। बताइए पहले किसको लगाऊं? X। सबसे पहले किसको लगाऊं? X। तो Y कहां कहां लगाया जा सकता है? आप Y को यहां पर लगा सकते हैं, यस। पहले अगर आपने X लगा दिया है तो आप Y को कहां लगा सकते हैं? आप Y को यहां लगा सकते हैं। पहले अगर आपने X लगा दिया है तो आप Y को कहां लगा सकते हैं? यहां पर X और यहां पर लगा सकते हैं Y। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? किसी को कोई दिक्कत, आपत्ति, परेशानी होने भी नहीं चाहिए। अब आप पहले Y लगा दोगे फिर X लगाओ तो मामला सेम ही तो रहेगा। आपने मान लीजिए सर मैंने पहले Y लगा दिया और फिर क्या लगाऊंगा? X, तो ये दोनों तो सेम बन गए हैं। इन दोनों का नाम क्या आएगा? सेम। मतलब ये वाले बनाने की जरूरत नहीं है। यानी कि बेंजीन के डाई डेरिवेटिव कितने बनते हैं? 3। बेंजीन के डाई डेरिवेटिव कितने बनते हैं? 3। ये बहुत पुराना तरीका हो गया है, आजकल एग्जाम ने उसको थोड़ा सा घुमा के पूछता है। बोलेगा कि भाई साहब डाई, ध्यान से सुनना, क्या पूछा मैंने आपसे? डाइक्लोरोबेंजीन्स कितनी होंगी? आपसे पूछेगा डाइक्लोरोबेंजीन्स कितनी हो सकती है। अब पता है इसके आगे नंबर मिसिंग है। क्या मिसिंग है? नंबर। मतलब नाम में डाइक्लोरोबेंजीन आना चाहिए। यानी कि बेंजीन पर कितने Cl लगाने हैं बेटा? बेंजीन पर 2 Cl लगाने हैं। पहला Cl यहां लगाया, बताओ दूसरा कहां लगाऊं? यहीं पर लगा दूं जहां पहला लगा हुआ है, 5 बॉन्ड बन जाएंगे। तो दूसरा Cl आप यहां लगा सकते हो। नाम बताओ। 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन आया ना, डाइक्लोरोबेंजीन। फिर से अगला बताओ क्या हो सकता है? अगर अपन बात करना चाहे, इसको यहां पर लगा दूं और दूसरे को यहां पर लगा दूं। नाम बताओ। 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। डाइक्लोरोबेंजीन है ना, यस। और अगर अपन बात करना चाहे तो इसको यहां पर लगा दूं और दूसरे को यहां लगा दूं इसकी पैरा पोजीशन पर, यह क्या बनेगा? 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। एग्रीड? यस। फिर मैंने आपसे पूछा है कि भाई साहब ब्रोमो क्लोरोबेंजीन्स कितनी हो सकती है? ब्रोमो क्लोरोबेंजीन्स जो हमारे सामने है वो कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है? 3। चलिए बताओ ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, पहले Br लगाऊं या Cl? कोई लगा लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर मैंने पहले Br लगा दिया तो बताओ अब Cl कहां जा सकता है? जहां Br लगा है वही लगा दूं क्या? 5 बॉन्ड बन जाएंगे सर, तो यहां लगा सकते हैं पक्का। और कहां लगा सकते हैं? Br जहां लगा हुआ है उसकी मेटा पोजीशन पर लगा सकते हैं। Br जहां लगा हुआ है उसकी कौन सी पोजीशन पर लगा सकते हैं? उसकी पैरा पोजीशन पर लगा सकते हैं। इसका मतलब समझे, चाहे दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम हो या दोनों सब्स्टिट्यूएंट क्या हो? अलग। बनेंगे कितने? 3। क्या ये बात आपको समझ में आई? सभी को एक एक बात क्लियर हो गई है? चाहे दोनों सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग लगे हो चाहे सेम लगे हो, बनकर कितने आएंगे डाई डेरिवेटिव बेंजीन के? 3। बेंजीन के डाई डेरिवेटिव 3 होते हैं, लगने वाले चाहे सेम हो चाहे अलग हो, नाम में फर्क आएगा ही नहीं। क्या बात आपको समझ आ गई है? छापिए और निपटिए, खत्म। इससे ज्यादा खोपड़ा खराब करने की जरूरत नहीं है। तो जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपका है वो दम तोड़ता है।
स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है वो दम तोड़ता है, इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत है नहीं। हाँ, हम अपने मॉड्यूल को और ईएलपी को जरूर करेंगे। ईएलपी आपको मिलनी शुरू होगी, मॉड्यूल और ईएलपी, इससे ईएलपी मिलनी शुरू होगी, उससे पहले ईएलपी का कोई मतलब। नोटबुक से भी अगर आप क्वेश्चन करोगे आईपैक नेमिंग की, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। आपने पीवाईक्यू किए होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपने देखा होगा, कुछ है ही नहीं उनके अंदर। क्लियर? भले आपको क्लास में कम समझ में आया, लेकिन पीवाईक्यू आपका बन गया होगा। और कोई पीवाईक्यू मैंने क्लास के अंदर नहीं लिया है, कोई भी पीवाईक्यू मैंने क्लास के अंदर, मेरी आदत ही नहीं है। इवन मॉड्यूल का क्वेश्चन भी नहीं लेता मैं, कि बच्चे को पता लगने दूं कि तेरे को चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, ताकि वो अपने एफर्ट्स बढ़ाए, अपने डाउट क्लियर करे। उसको कभी अंधेरे में नहीं रखता हूं कि उसको बस ये कहता रहूं सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन छाप दूं नोटबुक के अंदर और बच्चा बोले मॉड्यूल सोल्व हो गया। तो इसके बेसिस पर आपको मेडिकल में सीट मिलेगी क्या? कि कॉलेज के जाके बाहर धरना करोगे कि मैंने अनअकैडमी का सारा मॉड्यूल सोल्व कर रखा था? फिर तो सब अनअकैडमी आ जाएंगे कि भाई साहब अनअकैडमी में आने का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन होना। ऐसा नहीं है। ये फिर अपना मानसिक संतुलन बता रहा है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, और ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट चलता है, यहां से बच्चों को कंफ्यूजन भी आने शुरू होते हैं, लेकिन यकीन मानिए ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्लियर? तो आपको यहां पर तकलीफ नहीं आने दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट हमारे सामने, मैं आपको एक बार बता दूं कि जब हमने आइसोमर्स को शुरू किया था, किसको शुरू किया था? आइसोमर्स को। तो हमने आइसोमर्स को दो कैटेगरी में डाल दिया था। कितने कैटेगरी में डाल दिया था? दो कैटेगरी में डाल दिया था। एक हमारे सामने रहे थे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्या रहे थे? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, पता है ना? और दूसरे हमारे सामने रहे थे स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स हमारे सामने रहे थे। क्लियर? हमने स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में बातें भी नहीं की थी कि क्या होते हैं, किस प्रकार की बातें यहां पर की जा सकती है। आज हम स्टीरियो पर बात करेंगे। देखिए, अगर मैं बात करना चाहूं तो स्टीरियो आइसोमर्स को भी फर्दर दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। कितनी कैटेगरी में? दो कैटेगरी में। बताएंगे कि नहीं बताएंगे? कौन कौन से होते हैं? दो होते हैं हमारे सामने। एक होते हैं ज्योमेट्रिकल। क्या होते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, जो कि आपको सर ने पढ़ाए होंगे, ये पढ़ाए जाते हैं +1 में। ठीक है? उसके बाद आते हैं ऑप्टिकल, जो कि +1 में नहीं पढ़ाए जाते, 12th में पढ़ाए जाते हैं, दिक्कत की बात नहीं है। ऑप्टिकल आइसोमर्स, आगे बात समझ में? इन्हीं को ही हम बोलते हैं बेटा, एक वर्ड देते हैं कॉन्फिगरेशनल। क्या बोलते हैं? कॉन्फिगरेशनल। क्या बोलते हैं? कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स हमारे सामने रहते हैं। यानी कि स्टीरियो आइसोमर बोल दो या कॉन्फिगरेशनल आइसोमर बोल दो, एक ही बात है। वापिस सुनिए मेरी बात को, स्टीरियो आइसोमर्स बोल दो या कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स बोल दो, ये जो आपके ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल होते हैं, ये किसकी कैटेगरी में आते हैं? कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स में। किसमें आते हैं? कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स में। अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, हम यहां पर थोड़ी सी स्टीरियो की बातें करने वाले हैं, ताकि आपको चीजें क्या हो जाए, क्लियर। देखिए, आपने लिखा हुआ है स्टीरियो आइसोमर्स। पहले मुझे आइसोमर की डेफिनेशन बताओ। डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर है? अब वो डिफरेंट किसमें होंगे? स्टीरियो का मतलब स्पेस। स्टीरियो का मतलब क्या होगा? स्पेस। कि भाई साहब वो स्पेस में ही डिफरेंट मिलेंगे, बाकी सब क्या रहेगा उनका? सेम। तो स्टीरियो आइसोमर्स की कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। हालांकि स्टीरियो में थोड़ी देर बाद शुरू करूंगा, तो कंफर्मेशन पढ़ाऊंगा पहले, जो कि स्टीरियो का पार्ट भी नहीं है। स्टीरियो आइसोमर्स की कुछ खास बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए अगर अपन बात करना चाहे। स्टीरियो आइसोमर्स अगर अपन बात करना चाहें तो खास बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, सेम कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी क्या मिलेगी? सेम कनेक्टिविटी होनी चाहिए, इस बात को आप दिमाग में उतार लें, सेम कनेक्टिविटी। दूसरी बात, अगर कनेक्टिविटी सेम है तो आप क्या बोलोगे? सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या बोलोगे? सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। हां या ना? तो ये हमारे सामने रहेगा सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये खास बातें हैं। ये क्या है? खास बातें हैं, आपको पता होनी चाहिए। स्टीरियो आइसोमर्स का कनेक्टिविटी सेम मिलेगा, उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या मिलेगा? सेम। आप जानते हैं ना, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जब बदलेगा तो आपकी कनेक्टिविटी भी बदलेगी। आगे बात समझ में? अभी मैं इसकी डेफिनेशन नहीं देने वाला हूं, डेफिनेशन थोड़ी देर बाद दूंगा, पहले समझिए। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहे, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे सामने है C4H8। जल्दी से बताइए इसका DU क्या है? जल्दी से बताइए इसका DU क्या है?
तो आप बोलोगे इसका डी क्या है 1, 1 डी से या तो पाई बॉन्ड बनेगी या क्या बनेगी रिंग। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, एक एक चीज आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। यहां पर अगर अपन बात करें, हमारे सामने है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये स्ट्रक्चर बना सकता हूं मैं, यस। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो एक स्ट्रक्चर में आप लोगों के सामने ये बना सकता हूं, यहां पर रहेगा CH3, यहां पर रहेगा H, यहां पर रहेगा H, यहां पर रहेगा CH3। क्लियर? मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए इसलिए मैं ऊपर वाले को खिसकाता हूं थोड़ा। दोबारा लिख दें, क्या टेंशन ले रहे हैं? आधे तो यही सोच रहे कि वो आइसोमर ऊपर चला गया, मैं जब लिखूंगा तो मुझे याद रहेगा कि नहीं रहेगा। मतलब आपको अपनी काबिलियत का पता है कि ज्योमेट्रिकल के बाद मैं आइसोमर लिखना भी भूल सकता हूं। गजब का टैलेंट है आप लोगों के पास। मतलब आप खुद ही आ गए थे कि अनअकैडमी वाले लेकर आए हैं? खुद ही आ गए थे, अच्छी बात है। मुझे तो लगा है कि अनअकैडमी वाले लेके आए होंगे कि हमने हमने अच्छे अच्छे मास्टर लाए हैं, ऐसा कहते हैं ये बहुत अच्छे मास्टर हैं। तुम आओ एक बार जरा बताओ वो वास्तव में अच्छे हैं कि नहीं है, क्योंकि तुम्हें पढ़ा दिया तो अच्छे है, और नहीं पढ़ा पाए तो फिर हमने फालतू के पैसे दे दिए इनको। तो ये टेस्टिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? टेस्टिंग, कि वास्तव में मास्टर अच्छे है कि नहीं है। तो एक हम ये बना सकते हैं। अभी आप ध्यान से देखते रहना। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो ये हमारे सामने रहेगा, यहां पर है CH3, यहां पर है H, यहां पर है CH3, यहां पर है H। पहले आप देखो सभी का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? सेम, पक्का। इसमें अगर मैं नंबरिंग करूं तो नंबरिंग यहां से होगी डबल बॉन्ड की साइड से, 1 ये मिलेगा, 2 ये मिलेगा, 3 ये मिलेगा, 4। आप बता सकते हैं डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर है? फर्स्ट पोजीशन। क्लियर? नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो इसमें नंबरिंग मैं यहां से कर सकता हूं, 1 ये रहेगा, 2 ये रहेगा, 3 और ये रहेगा 4। डबल बॉन्ड कौन से नंबर पर है? सेकंड पोजीशन पर। तो ये दोनों कंपाउंड स्ट्रक्चरली डिफरेंट है, ये दोनों कंपाउंड्स स्ट्रक्चरली डिफरेंट है। इसमें अगर अपन बात करें ये रहेगा 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, और यहां पर अगर अपन बात करना चाहे तो ये रहेगा 4। बताइए ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब ध्यान से सुनना, यहां पर भी डबल बॉन्ड कहां पर है आपका? सेकंड पोजीशन पर। आगे बात समझ में? ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको बोल देता हूं 1, इसको बोल देता हूं 2 और इसको बोल देता हूं 3, मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना। पहले वाले का नाम बताओ जल्दी से, पहले वाले का ब्यूट 1 इन, नंबर के साथ बताएंगे, ब्यूट 1 इन। दूसरे का नाम बताइए, ये जीआई करता है कि नहीं करता है? हल्का सा आपको पहले से आइडिया होगा, हल्का सा। तो यहां पर अगर अपन बात करना चाहे, जो सेम एटम और ग्रुप है वो डबल बॉन्ड के कहां पर है? ऑपोजिट साइड। तो हम क्या वर्ड समझ लेते हैं? ट्रांस। तो ये रहेगा ट्रांस ब्यूट, उसके बाद 2 इन, हाँ या ना? यस। नीचे वाले में भी आप देखेंगे तो ये भी जीआई कर रहा है, और यहां पर सेम एटम डबल बॉन्ड के किधर है? सेम साइड। तो ये रहेगा सिस ब्यूट, अगर अपन बात करना चाहे 2 इन। क्या ये बात आपको समझ में आई? अब ध्यान से सुनना, ये तीनों कंपाउंड्स अलग अलग है, ये तीनों कंपाउंड्स क्या है? अलग अलग है। अगर कोई मुझसे पूछे कि ये दोनों कंपाउंड्स कैसे डिफरेंट है, तो मैं बोलूंगा ये दोनों कंपाउंड्स स्टीरियोकेमिकली डिफरेंट है। क्या है? स्टीरियोकेमिकली डिफरेंट है। अभी मैं आपको बता दूंगा ये दोनों कंपाउंड स्टीरियोकेमिकली क्या है? डिफरेंट। एक मिनट सर, स्टीरियोकेमिकली का मतलब? तू केमिकली को छोड़, स्टीरियो में डिफरेंट है। स्टीरियो का मतलब क्या होता है? स्पेस। ये केवल स्पेस में ही अलग है, इसमें कनेक्टिविटी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो 4 कार्बन सीधी चेन में है, 4 कार्बन सीधी चेन में। सीधी चेन का मतलब स्टेट नहीं होता है, मतलब पीसीसी में 4 कार्बन है, पीसीसी में 4 कार्बन है। डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पर है, डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पर है। ये देखो दूसरे नंबर कार्बन पर CH3 और H लगा हुआ है, दूसरे नंबर पर CH3H लगा है, तीसरे नंबर पर H और CH3 लगा है, तीसरे नंबर पर H और CH3 लगा है। तो जो जहां जुड़े हैं दोनों में उसी एटम पर जुड़े हुए हैं, बस डिफरेंस है। तो डिफरेंस केवल इतना सा है कि यहां पर जो आपके CH3 है वो डबल बॉन्ड के ऑपोजिट साइड है, और यहां पर जो CH3 है वो डबल बॉन्ड के सेम साइड है। मतलब केवल और केवल डिफरेंस स्पेस में है। डिफरेंस किसमें है? स्पेस में। ऐसे आइसोमर्स जो केवल स्पेस में डिफरेंट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स। क्या बोलते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स। लेकिन मेरे भाई अगर आप मुझसे पूछना चाहो ये और ये, अब दोनों इन दोनों के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये और ये स्ट्रक्चरली डिफरेंट है,
क्यों? क्योंकि यहां डबल बॉन्ड पोजीशन नंबर 1 पर है और यहां पर डबल बॉन्ड पोजीशन नंबर 2 पर है। कनेक्टिविटी अलग अलग है, डबल बॉन्ड अलग अलग एटम्स के बीच में बना हुआ है। तो ये अगर अपन बात करना चाहे तो ये स्ट्रक्चरली डिफरेंट है। कैसे है? स्ट्रक्चरली डिफरेंट है। मेरी बात को आप ध्यान से सुनना, ये है स्ट्रक्चरली डिफरेंट। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है? क्या है ये? स्ट्रक्चरली डिफरेंट है, स्ट्रक्चर ही अलग अलग है, कनेक्टिविटी अलग अलग है इसके अंदर। इसी प्रकार से अगर हम बात करना चाहे किसकी, फर्स्ट की और किसकी, ये एरो ऐसे ही बनाना, फर्स्ट की और थर्ड की, तो फर्स्ट और थर्ड भी आप जानते हैं कैसे है, स्ट्रक्चरली डिफरेंट है। कैसे है? स्ट्रक्चरली डिफरेंट है। सर आपको कैसे पता चल रहा है कि ये स्ट्रक्चरली डिफरेंट है? अभी ये देखना, डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर है, 1, यहां कौन सी पोजीशन पर है, 2, कनेक्टिविटी अलग अलग है। कनेक्टिविटी क्या है? अलग अलग। यानी कि सर आप ये कहना चाहते हो कि 1 और सेकंड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, यस। 1 एंड थर्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, यस, बट सेकंड और थर्ड स्टीरियो आइसोमर्स है। अब सुनो थोड़ा सा, स्टीरियो आइसोमर्स, आइसोमर्स मतलब डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। डिफरेंस किसमें है? केवल स्टीरियो, स्पेस में जैसे जुड़े हुए हैं। तो यहां पर स्पेस में सेम एटम्स और ग्रुप अपोजिट साइड है और यहां क्या है, सेम साइड है। अब आपको बताऊं ये सिस और ट्रांस क्या होती हैं, सिस और ट्रांस क्या होती हैं? सिस और ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन होती है। क्या होती है? कॉन्फ़िगरेशन। ये जो सिस और ट्रांस लिखते हो ना बेटा, इसको हम बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं? कॉन्फ़िगरेशन। उम्मीद करता हूं आपने ये पढ़ा होगा कॉन्फ़िगरेशन वर्ड। कब पढ़ा होगा कॉन्फ़िगरेशन वर्ड? आपने सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है, आपने ईजेड कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ा है। तो ये सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में आंसर दिया जा सकता है, वो आइसोमर्स जो कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट रखते हैं, जिनमें केवल क्या डिफरेंट होगी, कॉन्फ़िगरेशन, बाकी सब मामला एग्जैक्टली सेम मिलेगा। ये देखो यहां से यहां तक मामला एग्जैक्टली क्या है, सेम। फर्क है ये ट्रांस है और ये क्या है, सिस। और सिस ट्रांस किसको बताती है? कॉन्फ़िगरेशन को बताती है। तो आप यहां से स्टीरियो आइसोमर की डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि आइसोमर्स विच आर हैविंग different configuration, isomers which are having different configuration are known as stereoisomers, are known as stereoisomers। अब वो पूरी बातें लिखने की जरूरत नहीं है, compounds having same molecular formula, same structural formula but different arrangement of atoms or groups in space। अबे बोल दिया आइसोमर मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आगे बात समझ में, कंपाउंड डिफरेंट, और जब कॉन्फ़िगरेशन बोल दिया तो कॉन्फ़िगरेशन एटम्स और ग्रुप्स का अरेंजमेंट तो बताता है। आप बताइए, आपने इसको ट्रांस इसीलिए बोला क्योंकि सेम एटम स्पेस में कहां पर है, ऑपोजिट साइड। सिस इसलिए बोला क्योंकि सेम एटम कहां पर है, सेम साइड। तो जो स्पेस में सेम अपोजिट होते हैं उसी को तो कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्फ़िगरेशन। तो आप बोल दो कि कॉन्फ़िगरेशन अलग मतलब वो स्पेस में अलग है, कॉन्फ़िगरेशन सेम मतलब स्पेस में भी वो क्या है, सेम है। क्या बात आपको समझ में आई? छापिए, आगे बढ़ूंगा। जल्दी से निपटा देंगे मेरे भाई। वैसे अभी हम स्टीरियो पर बहुत ज्यादा डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले नहीं, अभी तो हम कन्फर्मेशंस पढ़ेंगे जो कि स्टीरियो आइसोमर होते ही नहीं है। क्या पढ़ेंगे? कन्फर्मेशंस, जो कि स्टीरियो आइसोमर ही नहीं होते हैं। स्टीरियो आइसोमर बोले तो दो ही होते हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। कॉन्फ़िगरेशनल्स वालों को स्टीरियो माना गया है, कन्फर्मेशंस को नहीं माना गया। आप एनसीईआरटी भी देखेंगे तो स्टीरियो के नीचे दो लिखे हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। बहुत खतरनाक लेवल पर लिखी गई बुक है एनसीईआरटी। इवन आईएएस तक के जो प्रिपरेशन करते हैं ना, वो रेफरेंस बुक एनसीईआरटी ही पढ़ते हैं। पर एनसीईआरटी को अंडरलाइन करना और एनसीईआरटी को समझना दो अलग अलग बातें हैं। अंडरलाइन तो हर एक बच्चा करके बैठा रहता है, केवल अंडरलाइन करने से सिलेक्शन मिलता। तो भाई साहब कुछ लोगों ने तो इतना अंडरलाइन किया है कि उसके अलावा भी नीचे वाली 3 अंडरलाइन हो गई है, दूसरे पेज वाले भी। सच्चाई यह है कि आप किसी नीट एस्पिरेंट की एनसीईआरटी आप देखोगे ना, तो अंडरलाइन ज्यादा मिलेंगी, नॉर्मल कम मिलेगा। सारी सारी एनसीईआरटी को रंगीन कर रखा है, नीला पीला हरा कलर, ऐसे हाइलाइटर इस्तेमाल कर करके। मतलब हाइलाइटर वाली अगर चीजें छोड़ दी जाए और बाकी पूछी जाए तो भाई कुछ छोड़ ही नहीं रखा है एनसीईआरटी में, बच्चे सब रंगीन कर रखा है। उससे पूछ इस लाइन का मतलब क्या है, मतलब नहीं पता मेरे,
मेरे को बोला था अंडरलाइन कर लो। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ लो। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ने का मतलब है उसका मतलब समझ में आना चाहिए। तुम पता है एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हो? जैसे इलेक्ट्रिक पोल पर क्या लिखा होता है? डेंजर का साइन होता है ना, कि खतरा है ना छुए। पढ़ते हैं आप, खतरा है, उसके बाद उसी का सहारा ले लेते थोड़ी देर बाद। ये से पढ़ते तुम एनसीईआरटी को। मतलब आपने पढ़ तो लिया लेकिन आपके दिमाग ने उसको इंटरप्रेट किया नहीं कि उस लाइन का मतलब क्या है। जैसे पागल इंसान होता है, उसको हम बोलेंगे ए रुक जा, गाड़ी आ रही, जाना मत, एक्सीडेंट हो जाएगा, सुन भी लेगा और भग भी लेगा, फिर निपट जाएगा। तो ऐसे तुम एनसीईआरटी को पढ़ते हो, लाइनें पढ़ते हो, उसका मतलब समझ में नहीं आता कि लाइन कहना क्या चाह रही है। निपटा दिए हो क्या सभी ने? अगर स्टीरियो आइसोमर्स है तो उनकी प्राइम कंडीशन क्या होगी? सेम कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी नहीं बदलनी चाहिए। दूसरा, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ही कंफर्म करेगा कि कनेक्टिविटी क्या होगी, सेम। क्योंकि जो स्ट्रक्चरली डिफरेंट होंगे उनको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलेंगे, और जो स्टीरियो केमिकली डिफरेंट होंगे तो उन्हें स्टीरियो आइसोमर्स बोल देंगे। जो स्पेस में ही डिफरेंट है, बाकी मामला क्या है, सेम। निपटा दिया है क्या? और धीरे धीरे लिखो। मेरे को लगता है मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं, तुमने 1-2 और भी लिखा होगा। कितने से थोड़ी काम चलेगा, ये तो आधा अधूरा समझा रहा है। निपटा दिए हो क्या? तो स्टीरियो आइसोमर्स की डेफिनेशन लिख दे। स्टीरियो आइसोमर्स की डेफिनेशन लिख देते हैं, बहुत ही शॉर्ट डेफिनेशन आप लोगों के सामने रहेगी। स्टीरियो आइसोमर्स, एक बार आप इसको थोड़ा सा गौर से पढ़ो। इस वर्ड का मतलब बताओ, इस वर्ड का मतलब बताओ मुझे। आइसोमर्स, डिफरेंट कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो डिफरेंस किस में होना चाहिए? स्टीरियो। स्टीरियो का मतलब स्पेस, खत्म। यानी कि स्पेस में डिफरेंट हो, कनेक्टिविटी वगैरह क्या हो, सेम। तो लिख दीजिए isomers which have different configuration. Isomers which have different configuration. Isomers which have different configuration. ऐसे आइसोमर्स जिनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, डिफरेंट, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमर। केवल कॉन्फ़िगरेशन ही डिफरेंट होना चाहिए। आइसोमर्स which have different configuration are known as stereoisomers. Are known as stereoisomers. आर नोन एज स्टीरियो आइसोमर्स। आगे बात समझ में? चलिए दूसरी बात, जहां पर आपने वर्ड कॉन्फ़िगरेशन लिख रखा है, इस डेफिनेशन में क्या लिख रखा है, कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं आपको बता देता हूं कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या होता है। कॉन्फ़िगरेशन के नीचे ऐसे कर लेना है। आपने सिस ट्रांस तो देख लिया कि जिनके नाम में केवल सिस और ट्रांस का ही फर्क हो, तो इसका मतलब उनमें केवल कॉन्फ़िगरेशन अलग है, बाकी मामला क्या है, सेम। फिर आपने ईजेड भी जरूर पढ़ा होगा। ईजेड भी क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन को ही बताते हैं। फिर सिन एंटी भी किसको बताते हैं, कॉन्फ़िगरेशन। एक कमाल की बात बताऊं, सिन और एंटी वर्ड पूरी एनसीईआरटी ने कहीं इस्तेमाल में नहीं लिया है, ना +1 में ना +2 में। और हम भाई साहब दवा दवा पढ़ करती चीजों, दोनों 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 दोनों। मतलब नहीं है कि नीट में क्या है, मतलब ये है कि जेई में क्या पढ़ाया जा रहा है उसके नोट्स पढ़ा रहे हम। तो यहां पर सिन और एंटी का ना आज तक कोई इतिहास में सवाल आया है, ना एनसीईआरटी बात करता है, कहीं बात नहीं कर रखा। लेकिन हम पढ़ते हैं, कोटा का कल्चर ही कुछ ऐसा हो गया कि ज्यादा पढ़ाने से अच्छा मास्टर बनोगे। फिर अगर अपन बात करना चाहे, एक आएगा आर और एक आएगा एस। इवन ई जेड भी नहीं मिलेगा तुम्हें एनसीईआरटी में। ई जेड कॉन्फ़िगरेशन एनसीईआरटी में नहीं है, कहीं नहीं है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के देखोगे तो पूछा भी नहीं गया है। लेकिन भाई साहब यहां से जेई एडवांस में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आते हैं। तो नीट छोड़कर, नीट वाले मास्टर आजकल जेई पढ़ाने लग गए। बच्चे को ना नीट का छोड़ते हैं ना जेई का, क्योंकि जेई का लेवल है ये, नीट का लेवल है ये, वो मास्टर यहां कहीं झूलता है। ना तो बच्चा जेई कर पाता है, ना बच्चा नीट कर पाता है, क्योंकि नीट के लेवल से ऊपर चला गया तो समझ नहीं आ रहा उसको, और जेई का लेवल उसके खुद के लेवल से ऊपर है। ये सच्चाई है, ये हकीकत है। बहुत सारे टीचर्स ऐसे कहते हुए मिलेंगे, मैं पहले जेई पढ़ाता था। तो वहीं क्यों नहीं पढ़ा रहे? इतना अच्छा क्वेश्चन पूछता है जेई, इतनी बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं, तो सर आप इधर कहाँ आए? उधर बढ़िया नहीं चल रहा था आपका? इनडायरेक्टली खुद ही बता देता है। वो सोचते हैं कि वो मेरे लिए प्राइड की बात है। जेई पढ़ाने वाले आज भी जेई ही, कोई नीट पढ़ा नहीं सकता जेई वाला, क्योंकि दोनों की अप्रोच बहुत अलग है। यहाँ अप्रोच अलग है, वहां अप्रोच अलग है। चलिए, तो नेक्स्ट अब हमारे सामने आएगा, हम पहले कंफर्मेशंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे?
कन्फर्मेशंस। स्टीरियो में हम पढ़ेंगे कन्फर्मेशंस। इनफैक्ट स्टीरियो अभी शुरू नहीं हुआ है, स्टीरियो अभी शुरू नहीं हुआ है। कन्फर्मेशंस एकदम एक अलग ही टॉपिक है, एक अलग ही टॉपिक है। मैं अभी इसकी डेफिनेशन भी नहीं दे पाऊंगा। मेन हेडिंग लगा देंगे कन्फर्मेशंस और उसके बाद सब टॉपिक हम कवर करेंगे। अभी आप मुझसे पूछेंगे भी नहीं कि कन्फर्मेशंस क्या होती है, क्योंकि आपको चमकने वाला नहीं है। इसमें अब पहला टॉपिक जो हमारे सामने रहेगा, रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक मोलिक्यूल, ऑफ एन ऑर्गेनिक मोलिक्यूल, ऑफ एन ऑर्गेनिक मोलिक्यूल। ऑर्गेनिक मोलिक्यूल की रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक मोलिक्यूल। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? कुछ याद आएंगे, देखना मैं जैसे लिखूंगा कि एक ऑर्गेनिक मोलिक्यूल को किस किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सबसे पहला जो कि आपने पढ़ा होगा, वेज एंड डैश। क्लियर? आप लोगों के सामने आएगा वेज एंड डैश। इसको हम बोलते हैं फ्लाइंग वेज। क्या बोलते हैं? फ्लाइंग वेज भी बोल देते हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन, वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, सेकंड नंबर पर हमारे सामने आएगा सोहर्स प्रोजेक्शन। नाम सुना है? सोहर्स प्रोजेक्शन। सोहर्स किसका नाम है? साइंटिस्ट का। गर्दन तोड़ दूंगा, टूल होता है ये, कहीं भी नाम दिखे साइंटिस्ट, गूगल करके देखना। सोहर्स, सीसो जैसा एक टूल होता है जिस पर बचपन में आप बैठ के झूलते थे पार्क के अंदर। क्लियर? नंबर 3 पर हमारे सामने आता है न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन, कुछ भी केमिस्ट्री में नाम दिखाई दे जाओ बस साइंटिस्ट मान लेते हैं। न्यूमैन प्रोजेक्शन। और नंबर 4 पर हमारे सामने आता है फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन। पहले हमें ये सब पढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद ही हम स्टीरियो केमिस्ट्री को डील कर पाएंगे। अभी स्टीरियो केमिस्ट्री शुरू ही नहीं हुआ है। कंफर्मेशन जो पढ़ना है उसके लिए हमें ये सब चीजें आनी चाहिए, वरना हम इन चीजों को नहीं पढ़ेंगे तो चीजें हमें क्लियर होंगी नहीं। सबसे पहले वाला बहुत ही सिंपल है, वेज एंड डैश। बहुत सारे बच्चों को आता भी है। बताओ वेज एंड डैश कब डिफाइंड होता है? कौन से कार्बन पर वेज और डैश डिफाइंड होता है? sp3। यकीन मानिए आपके बेसिक ही खराब है। फिर वेज और डैश sp3 के मोहताज नहीं होते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने आ रहा है वेज और डैश रिप्रेजेंटेशन। वेज और डैश रिप्रेजेंटेशन अभी ध्यान से सुनेंगे। क्लियर? इन पर कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन क्वेश्चन इसी फॉर्म में पूछे जाते, लिखा होगा वेज और डैश के अंदर, तो हमें पहचानना पड़ेगा। देखिए ये वेज और डैश जो होता है ना, ये 3D रिप्रेजेंटेशन होता है। क्या होता है? 3D रिप्रेजेंटेशन है। 3D का मतलब आप जानते हैं आजकल 3D पेंटिंग्स आती हैं, बनाते तो 2D में ही है, लेकिन दिखती किस में है? 3D में है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूले का एक लिमिटेशन है। मोलिकुलर फॉर्मूले का अगर अपन बात करना चाहे तो क्या लिमिटेशन है बताओ? मान लीजिए आपने लिख दिया है C4H10, इसे क्या बोलते हैं बेटा? टाइम हो गया है क्या? कितने मिनट है? ठीक है। इतना 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 प्रिसाइजली बता रहे जैसे 2 मिनट ज्यादा पढ़ा दिया तो इन्हीं को पैसे देने 2 मिनट के। देखिए ये जो आप लोगों के सामने है इसे हम क्या बोलते हैं? मोलिकुलर फॉर्म। क्लियर? इसका क्या लिमिटेशन है? इसका लिमिटेशन ये है कि आपको कनेक्टिविटी के बारे में बताता नहीं है कि ये 4 एटम कैसे जुड़े हुए हैं। क्लियर? फिर अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने आता है, मान लीजिए ये मैंने बना दिया, ये यहां पर बना दिया है। क्लियर? इसको आप क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसी से ये बना है। इसका अपना एक लिमिटेशन है, ये मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के बारे में कुछ नहीं बताता। समझ रहे हो? किसके बारे में? ज्योमेट्री के बारे में। जैसे अगर अपन बात करना चाहे, इसको बनाना है, बोला कैसे बनाओ? मीथेन को बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने क्या है? मीथेन। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहने वाला है? CH4। और इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कि भाई आप ये चारों के चारों हाइड्रोजन्स, ये चारों के चारों हाइड्रोजन्स कार्बन से जुड़े हुए। सो दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दिस इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये कुछ नहीं बता रहा है कि इसकी ज्योमेट्री क्या है। हम ऐसे कई बार ऑर्गेनिक में लिखते हैं, आपने देखा होगा मीथेन को, लेकिन रियल में मीथेन ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि मीथेन में यहां पर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और sp3 है तो इसकी रियल ज्योमेट्री ऐसी नहीं। कैसी होनी चाहिए? टेट्राहेड्रल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए?
लेकिन हम कभी लिखेंगे नहीं, हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखते हैं, और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला केवल कनेक्टिविटी के बारे में बताएगा, उसका ज्योमेट्री से कोई लेना देना नहीं होता है। ये लिमिटेशन है स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की। जैसे आपने लिखा इथेन, क्या लिखा? इथेन। मेरी बात को आप ध्यान से सुनना, इथेन लिखा, तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? C2H6। ये नहीं बता रहा कि भाई कौन कैसे जुड़ा हुआ है। फिर हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखते हैं जो आपको यह तो बता देगा कि कौन किससे जुड़ा है, बट ये ज्योमेट्री के बारे में नहीं बताता। याद कीजिए, आपने इन चीजों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे लिखा है कि नहीं लिखा है? तो ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। इट हैज नथिंग टू डू विद रियल ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल रियल में दिखता कैसे है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं होता है। ये तो बस ये बता देगा कि इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन और 1 कार्बन जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन पर भी 1 कार्बन और 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, दैट्स ऑल। इसके अलावा यहां पर कोई बातें नहीं करेगा। तो फिर हमें मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल किस में होता है? 3D में। मॉलिक्यूल किस में होता है? 3D में। जैसे ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने बनाई है, इसे हम क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। जिसने इनऑर्गेनिक पढ़ी है वही बता सकता है कि टेट्राहेड्रल है। बाकी जिसने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी उसको कद्दू समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है। लेकिन जिसने इनऑर्गेनिक पढ़ रखी है कि टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल में 2 वैलेंसी एक प्लेन में होती है और 2 वैलेंसी एक प्लेन में होती है। कुछ वैलेंसी बाहर आ रही होती है, कुछ वैलेंसी अंदर जा रही होती है। ये तो जिसने पढ़ा है उसी को ही पता है। लेकिन एक अनपढ़ इंसान को लेकर आओ, बताओ कि इसमें देखकर आपको क्या नजर आ रहा है? बोलेगा कुछ नहीं, चार है, एक जैसे है। वो तो ये भी नहीं जानता कार्बन है क्या हाइड्रोजन है। उसको ये सब सारी चीजें कैसी दिख रही है? एक जैसी दिख रही है। अब देखिए, ये मॉलिक्यूल रियल में कैसा होता है? 3D में। आप भी जानते कि नहीं जानते हैं? 3D में फिर आप उसको ऐसे समझाने की कोशिश करोगे कि नहीं 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 नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, ये मॉलिक्यूल एक्चुअली कुछ ऐसा होता है कि नीचे ये ट्राइंगल बन जाती है। क्या बन जाती है? ट्राइंगल। ऊपर ये टेट्राहेड्रॉन बनता है। ऐसा होता है ये मॉलिक्यूल, तेरे को दिख नहीं रहा क्या? बोलेगा नहीं, सब एक जैसा ही है। ये तो तूने अब बताया कि नीचे ट्राइंगल होती है, तब मुझे पता चला कि अच्छा नीचे ट्राइंगल भी है। फिर उसी के सामने मीथेन को ऐसे बनाना, फिर उसी के सामने मीथेन को कैसे बनाना? ऐसे। देखना, आपको पता चलेगा कि वेज एंड डैश का क्या इंपॉर्टेंस है। उसी के सामने जिसने कभी केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है, बता ये बनाना, उसका पहला सवाल होगा ये क्या है और ये क्या है? क्योंकि ये दोनों तो एक जैसे, तो एक ही बात बता रहे होंगे, लेकिन ये क्या है? अलग अलग। अब तू उसको बताएगा कि इसको केमिस्ट्री की भाषा में क्या बोला जाता है? वेज, जो तेरी तरफ होगा, और इसे क्या बोला जाता है? डैश, जो तुझसे दूर होगा। तो ये 3D रिप्रेजेंटेशन आ गई। आपने इसको ऐसे लिखा, फिर आपने इसको ऐसे लिखा। अब उसके दिमाग में क्लियर है कि ये सारी चीजें एक जैसी नहीं है। इसे ही हम 3D रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, जो कि 2D में ही आपको 3D की फील दिलाएगा। तो हम कंटिन्यू करेंगे इसको नेक्स्ट टॉपिक में, मतलब नेक्स्ट क्लास में, और आपको बताएंगे कि वेज और डैश के लिए sp3 होना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि वेज बोलता है टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, डैश बोलता है अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, दैट्स इट। टेस्ट में आपका स्ट्रक्चरल मैनेजमेंट। भाई मुझे नहीं पता, मेरी क्लास तो उधर होनी थी। अब मेरी क्लास है क्या? मेरी क्लास उधर अब, मेरी क्लास उधर अब। हेलो। हेलो। डीएनए फिंगरप्रिंट से पहले पहले तक आएगा बेटा, है ना? एग्जाम में बायोलॉजी ओनली। हाँ, छुट्टी है। डीएनए फिंगरप्रिंट तो उससे पहले पहले का